सुबह का वक्त है। अभिमन्यु अब तक उठ चुका था और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयारी ही कर रहा था। तभी उसके कमरे के बाहर किसी ने दस्तक दी। अभिमन्यु ने भी उसे अंदर आने की इजाजत दी। कमरे के बाहर राघव था। राघव को इतनी सुबह देखकर अभिमन्यु की भौहें तन जाती हैं, क्योंकि राघव कभी भी उसे इतनी सुबह परेशान करने नहीं आता था जब तक कोई जरूरी काम ना हो। अभिमन्यु उसे देखते हुए बोलने का इशारा करता है। सर, जैसा आपने मुझे कल कहा था उसके हिसाब से मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था। उनसे मुझे पता चला है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर ग्रुप के लोग हैं जो उन बंजारों को वहां से निकालने की धमकी दे रहे हैं, मगर वो लोग ये काम खुद से नहीं कर रहे। राघव की बात सुनकर अभिमन्यु की भौहें तन जाती है। वो राघव को देखकर आगे बोलने का इशारा करता है। उन लोगों को इस काम के लिए हायर किया गया था। अभिमन्यु अब तक तैयार हो चुका था। वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठते हुए कहता है, क्या तुमने पता लगाया कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? सर, मैंने कोशिश की थी, मगर ये जो भी है कोई आम आदमी नहीं लगता। ये कोई पावरफुल इंसान है। मैं ये तो पता नहीं लगा पाया कि वो कौन है, मगर इतना जरूर पता लगा पाया हूँ कि वो जो भी है उसका कनेक्शन इंदौर से है। राघव की बात सुनकर अभिमन्यु भी सोच में पड़ जाता है। उसने आज तक जितने भी काम राघव को दिए हैं उसने वो बखूबी पूरा किया है, लेकिन किसी का पता अगर राघव नहीं लगा पा रहा है तो इंसान कोई मामूली नहीं हो सकता। अभिमन्यु अपनी सोच से बाहर आते हुए कहता है, हमारी इंदौर वाली फैक्ट्री में भी तो कोई प्रॉब्लम हो रही है ना? अभिमन्यु का सवाल सुनकर राघव अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, जी सर, हमारे इंदौर वाली फैक्ट्री के वर्कर्स अचानक से अपनी पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमने उन्हें समझने की कोशिश की, मगर वो लोग नहीं मान रहे। राघव की बात सुनकर अभिमन्यु फिर सोच में डूब जाता है। पहले बंजारों को धमकाने वाले इंसान का इंदौर से संबंध, फिर इंदौर वाली फैक्ट्री के मजदूरों की अचानक मांग, और ये सब एक साथ कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तभी अभिमन्यु राघव से कहता है, हमारे इंदौर जाने की तैयारी करो, लेकिन हाँ, इस बारे में अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अभिमन्यु का आदेश सुनकर राघव अपना सर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। राघव के जाते ही गायत्री जी कमरे में आती है। अपनी माँ को देखकर अभिमन्यु उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मानसा, आप इतनी सुबह हमारे कमरे में, क्या कोई जरूरी बात है? गायत्री जी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, क्यों, क्या हम बिना काम के अपने बेटे के कमरे में भी नहीं आ सकते? अभिमन्यु मासा से कहता है, हमने ऐसा कब कहा? मासा, हम तो बस आपके आने की वजह पूछ रहे थे। अभिमन्यु की बात सुनकर गायत्री जी अपना सर लाचारी से हिला देती हैं और फिर कहती हैं, हम आपको नाश्ते के लिए बुलाने आए थे। अभिमन्यु जवाब देता है, जी आप चलिए, हम बस आते हैं। अभिमन्यु का जवाब पाकर गायत्री जी वहां से चली जाती हैं। इंदौर शर्मा सदन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। अक्षय और पलक की खट्टी मीठी नोकझोंक चल रही थी, जिसे देखकर कुशल जी और आराधना जी मुस्कुरा रहे थे। पलक का मूड आज ठीक था। वो हमेशा की तरह चहक रही थी। अक्षय उसे इतना चहकता हुआ देखकर मजाक करते हुए कहता है, क्या बात है दी, आज तो आप बहुत चहक रही हैं। क्या कुछ खास है? इतना कहकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगता है। पलक उसके सवाल में छिपी शरारत को बखूबी समझ रही थी और वो उसके सर पर चपत लगाते हुए हंस देती है। अक्षय के बच्चे, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? जितने बड़े हो नहीं, उससे ज्यादा तो तुम्हारी बातें बड़ी है। फिर उसके कान पकड़ते हुए पलक कहती हैं, मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारा इशारा। इन सब फिजूल बातों पर ध्यान लगाने से अच्छा है अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। पलक के ऐसे कान पकड़ने पर अक्षय नौटंकी करते हुए बोलता है, दी मेरे कान तो छोड़िए, दुख रहे हैं। फिर पलक की ओर देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर अक्षय कहता है, मैं तो आपका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा भाई हूँ ना। अक्षय की ऐसी मासूम सी शक्ल देखकर पलक की हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए ही कहती है, खूब समझती हूँ मैं तुम्हें। अपनी ये भोली सी शक्ल बनाकर आज तो तुम बच गए, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होने वाला, समझे? अभी सब नाश्ता कर ही रहे थे कि डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज सुनकर पलक उठने को होती है कि कुशल जी कहते हैं, सोना, आप नाश्ता करिए, हम देखते हैं हमारा हो गया है। इतना कहकर कुशल जी दरवाजा खोलने चले जाते हैं। दरवाजा खोलने पर वो देखते हैं वहां कोई नहीं है। कुशाल जी थोड़ा बाहर आकर भी देखते हैं कि शायद कोई हो, लेकिन तब भी वहां कोई नहीं था। किसी बच्चे ने शरारत की होगी सोचकर कुशल जी वापस घर में जाने लगते हैं, लेकिन उनकी नजर सामने चौखट पर जाती है जहां एक लाल रंग का लिफाफा पड़ा हुआ था। कुशल जी को हैरानी होती है कि कोई ऐसे लिफाफा चौखट पर छोड़कर क्यों जाएगा,
और अगर कोई पोस्टमैन आया था तो उनको लिफाफा पकड़ाकर उनके सिग्नेचर लेकर जाता ना। लेकिन ऐसे दरवाजे पर कुशाल जी अपने सभी ख्यालों को दरकिनार करते हुए उस लिफाफे को उठाते हैं। लिफाफे से उन्हें अजीब सी महक आ रही थी, जिससे वो अपनी नाक बंद कर लेते हैं। तभी उनके जहन में कुछ तस्वीरें आने लगती है, जिसमें उन्होंने ऐसा ही लिफाफा पकड़ा हुआ था और उस लिफाफे का लाल रंग ना होकर खून था। ये सब याद आते ही जैसे कुशल जी कांप उठते हैं। वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों को तो लगता है हम मर चुके हैं। फिर ये इतना कहकर वो लिफाफे की तरफ देखते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनको अपनी कड़वी यादों की तस्वीरों में दिख रहा था। उस लिफाफे पर लगा वो लाल रंग ना होकर खून था, जिसमें से वो अजीब सी महक उठ रही थी। अब जैसे कुशल जी का सर चकराने लगा था। वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे, डर से मानो जैसे उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। जिन अतीत की कड़वी यादों को वो दिल और दिमाग से हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे, वो अतीत फिर से उनकी जिंदगी में दस्तक दे रहा था। उनके जहन में फिर से कुछ तस्वीरें आने लगती हैं, जिसमें उन्हें एक बड़ी सी हवेली नजर आ रही थी और चारों तरफ बस खून ही खून था। हर जगह लाशें बिछी हुई थीं। वो मंजर इतना डरावना था कि किसी का भी दिल दहल जाए। तभी उनके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। वो डर के मारे उस हाथ को झटकते हुए कहते हैं, दूर दूर रहो हमसे। मगर जब वो पीछे पलटकर देखते हैं तो उनके पीछे आराधना जी खड़ी हुई थी। उन्हें इस तरह से रिएक्ट करता देख आराधना जी हैरानी से कहती है, क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुशल जी घबराते हुए कहते हैं, आराधना जी, उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करें हम? वो लोग हमें फिर से मारने की कोशिश करेंगे। कुशल जी, आपको हुआ क्या है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आराधना जी, वो लोग हमें मार देंगे। कुशल जी पागलों की तरह बस यही बात बार बार दोहराए जा रहे थे। कुशल जी, होश में आइए, कोई नहीं है यहाँ। कुशल जी जैसे नींद से जागे हो। उन्हें शांत होता हुआ देखकर आराधना जी कहती है, क्या हो गया है? कौन मार देगा आपको? हम कब से आपसे पूछ रहे हैं, मगर जैसे आपको खुद की ही सुध नहीं है। हम आपको बाद में सब कुछ बताएंगे, पहले बच्चों को चले जाने दीजिए। फिर वो लिफाफा अपनी पेंट की पॉकेट में डालते हुए आराधना जी को लेकर अंदर चले जाते हैं। आराधना जी अभी भी उनका घबराया हुआ चेहरा देख रही थी। उन्होंने कुशल जी को इतना घबराया आज से 20 साल पहले भी नहीं देखा था। दोनों अंदर पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर अक्षय कहता है, कौन था पापा? बहुत टाइम लग गया आपको। अक्षय के सवाल पर कुशल जी अपनी घबराहट छुपाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, कोई नहीं था, शायद किसी बच्चे ने शरारत की होगी। पलक अपने पापा को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन क्या, इसका वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। इससे पहले अक्षय कोई और सवाल करता, कुशल जी बात को टालते हुए कहते हैं, आप दोनों को आज जाना नहीं है? बस निकल ही रहे हैं पापा। आज आशु को भी मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। रास्ते में इसे इसके स्कूल तक छोड़ दूंगी। अक्षय भी अब तक अपना बैग लेकर आ चुका था। फिर दोनों अपनी नोक झोंक करते हुए निकल जाते हैं। क्या होने वाला है आगे? किसने भेजा है कुशल जी को यह लिफाफा? क्या है कुशल जी का कड़वा अतीत? क्या उनका ये अतीत डालेगा पलक और अक्षय को मुसीबतों में? क्या अभिमन्यु जाएगा इंदौर? जानने के लिए सुनते रहिए एक अजनबी मोहब्बत सिर्फ एहसास पर।